क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आ, जो कैंडिडेट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने सोर्स का जो है, जो आपका सोर्स था उसने गलत किया। आपने अपना यूएस में जाके एम्प्लॉयर चेंज कर दिया, लेकिन ये नोइंगली तो नहीं हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट ने नोइंगली काम नहीं किया है, क्योंकि जो किया है एम्प्लॉयर ने किया है। तो इसका जो रेपरकेशन है, तो वो जो एम्प्लॉय है उसके पास क्यों आना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं था, और आज भी उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि जान सके कि that he has been his application has been applied through many sister concern companies. तो ये मैंने थोड़ा ब्रीफली पहले कवर किया था, मैं उसको थोड़ा डिटेल में करता हूँ। आई थिंक दैट्स अ वैलिड एंड लॉजिकल पॉइंट कि बट बात ये होता है ना कि जब आप किसी केस को डिस्कस करते हो तो आपको क्या है कि कोर्ट विल आस्क यू फॉर प्रूविंग अ पॉइंट, ठीक है ना। अब क्या है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ने मिल के मल्टीपल में किया या नहीं किया, लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, जो एम्प्लॉयर ऐसा जान के कर रहा है वो इतना कॉशियसली तो कर रहा ही होगा कि इसको रिटर्न में नहीं देगा, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये करने वाले लोगों को भी मालूम है कि यूएससीआईएस ने इसको बोल रखा है कि ये लीगल नहीं है। बट चूंकि ये सिस्टम नया था, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी कि इसमें कोई रॉन्ग करो तो कितनी धरपकड़ होती है, हाउ मेनी गेट कॉट, हाउ सीरियस इज दैट ऑफेंस, इज यूएससीआईएस रियली इक्विप्ड टू हैंडल दिस। क्योंकि ये थोड़े अननोन फ्लैग्स थे, तो पीपल थॉट कि दे कैन गेट स्कॉट फ्री इवन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग। Now they are realizing it's not possible, but at least last 3 years till now, till March 2022, everybody thought that they are fooling the USCIS system and they're getting advantage of that. But now we all realize कि वो हिंदी में कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी वो टूटता है, तो मे भी वो पाप का घड़ा जो है वो धीरे धीरे भर रहा था, जब टूटा है तो अब कोई कंकर उसमें पहले डाला गया या बाद में गया हो, जब घड़ा टूटेगा तो सभी बिखरेगा। अनफॉर्चुनेटली बात उसमें यह है कि जो चीजें प्रूव नहीं की जा सकती हैं या डिसप्रूव नहीं की जा सकती हैं, उनका कोई बेसिस नहीं होगा कि इधर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज कैन गेट स्कॉट फ्री। जैसे 2 एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जो बताया, एक जो बहुत ही इनोसेंट एम्प्लॉइज था, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज मे बी लाइक दैट, बट सम ऑफ देम विल बी विलिंगली अवेयर कि अच्छा आप मल्टीपल कंपनीज के थ्रू मेरा अप्लाई करोगे तो मेरा चांस बढ़ जाएगा। अब यूएस जाने की किसी भी कारण से, मतलब इतने हम लोग ईगर रहते हैं फ्रॉम इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज आल्सो, कि कभी कभी नोइंगली वो जानते हुए कि शायद थोड़ा सा गलत है कि चलो ठीक है दुनिया कर ही रही तो हम भी कर लेते हैं। तो अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा, दुनिया पकड़ा रही तो हम भी पकड़ा सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉशियस आल्सो। तो उसमें कोई वो तरीका नहीं है कि उन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, वो जो अवेयर नहीं था वो जो अवेयर था, उसका कोई डिजिटल प्रूफ तो कोई रखा नहीं होगा तो कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि पता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। तो ऐसा मैं कोई डिस्टिंक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि मैं अनअवेयर था, मुझे मालूम नहीं था या मैंने मना भी किया था। अब ऐसा कोई केस हो, जैसे मैंने कहीं सुना था कि किसी ने किसी को अप्लाई किया, कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैं करूं क्या, somebody can say कि नहीं आप ना करो, उसके बाद भी कुछ कंपनी से किया है कुछ नहीं किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार H1 आ जाएगा ना तो सब इतने खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है कहीं से यार हो तो गया। 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से लोग अप्लाई कर रहे नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही H1 की सिचुएशन ही ऐसी रही है फॉर सो मेनी डिकेड्स नाउ, ठीक है। उस कारण क्या है, वो डेस्परेशन हैज बीन इंक्रीजिंग। उस डेस्परेशन में गलती हुई है तो फिर सजा तो मिलेगी एम्प्लॉइज को भी एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। और शायद ये एक प्रेसिडेंस, अब देखिए इसमें यूएसएस की क्या गलती है नहीं है वो सब जानने से कोई फायदा नहीं, जो किसी के बियॉन्ड है, जो यूएस एज अ कंट्री अपना डिपार्टमेंट यूएससीआईएस कैसे चलाता है, कैसे करता है, कैसे करना चाहिए, दे प्रोबब्ली नो दैट, मे बी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी डिले होगी, जो भी कारण हो, बस उन पॉइंट्स में जाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि आप इंश्योर करो कि आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर के साथ एंगेज ना हो
जो ऐसी गलती करने के आसपास की प्रोबेबिलिटी भी रखता हो। तो आपको वो थोड़ी कॉग्निजेंस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको थोड़ी क्रिटिकल सवाल पूछने पड़ेंगे। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि अरे कोई मिल जाए, चलो कोई मिल तो गया जिसे करा, तो उस क्या है कि उस जील में जो वो ये भूल जाते हैं कि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डू इट करेक्ट वे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एम्प्लॉयर्स भी पूछते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय मिल गया, तो अब उस सिचुएशन में क्या है कि अगेन इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, तो आज तो दोनों को आएगी। एम्प्लॉय कांट गेट स्कॉट फ्री बाय सेइंग कि मुझे नहीं मालूम था, ये ऐसा कोई केस था, ये वैसा कुछ था। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रे एरिया है, मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कोई परफेक्ट आंसर है, बट हाँ अभी तक जितना रिवील होके आया है, एज पर अगेन इट्स नॉट अ लीगल नॉलेज और लीगल एडवाइस फ्रॉम आवर साइड, बट जितना हमें मालूम है थ्रू लीगल एक्सपर्ट्स, जितनी बातें इस टॉपिक पे हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, सो इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एवरीवन कि ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, कोई सही काम करना है, कोई काम आपके लिए बहुत यूजफुल है लाइफ में, तो हैव सम पेशेंस, डू इट इन द राइट वे, क्योंकि वो करना लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रहता है। Thank you, Sanjay. It was a wonderful insight and very detailed answer. Thank you very much. Okay, sir. So next question आता है कि after getting the visa lottery completed, बहुत सारे लोगों को invitation मिल चुका है, you can apply for the petition. So question is कि who should not apply for H1B visa petition after getting H1B visa lottery selection? ठीक है, तो बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो है जो मार्च 2023 के जितने एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, H1 रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी हैपेंड। अभी ये फ्रॉड वाला केस आ रहा है, तो अभी क्या जून तक लोगों को H1B पिटीशन देनी है। तो जितने लोगों की अभी सिलेक्शन हुई है मार्च 2023 के एप्लीकेशंस के थ्रू, उनको मैं बोलूंगा कि चूंकि USCIS से ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन आ चुका है कि ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बहुत ही एविडेंट है कि फ्रॉड हुआ है, और काफी फ्रॉड हुआ है, मोर देन 50% हुआ है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली, और ये एक तरह से इशू नंबर 1 बन गया है, तो बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। आई थिंक मैं एम्प्लॉइज को बोलूंगा जो ऑलरेडी उनकी H1B रजिस्ट्रेशन में सिलेक्शन हो चुकी है, अपने एम्प्लॉयर से 1-to-1 बात करें और इस टॉपिक पे बात करें कि ये मल्टीपल एप्लीकेशंस वाला जो केस है उसमें हम एंगेज हैं नहीं। तो कुछ एम्प्लॉइज तो ऑलरेडी जान रहे होंगे कि मैंने 4 कंपनी से अप्लाई किया है, और चारों ने या चारों में से किसी एक ने मेरे लिए अपनी सिस्टर कंपनीज के थ्रू अप्लाई किया है। तो ये चाहे ऐसी चारों में से एक कंपनी हो या मल्टीपल कंपनीज हो, ऐसे लोगों को जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगेन मैं डिस्क्लेमर बोलूंगा कि ये हमारी लीगल एडवाइस नहीं है, वी नॉट लीगल एक्सपर्ट्स, बट जो मैं बाकी लीगल एक्सपर्ट्स से सुन रहा हूँ, जो H1 के जानकार लोग हैं उनसे सुन रहा हूँ कि जिन भी भले ही H1B रजिस्ट्रेशन में इस साल आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको H1 पिटीशन जून तक कर देना है इस साल, जून 2023। लेकिन यदि आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस वाला ऐसा केस है जिसमें आपकी कंपनी ने अपनी सिस्टर कंपनीज के साथ मिलके, रिलेटेड कंपनी के साथ मिलके मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके लिए डाले थे, भले ही H1 रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन एक ही से हुआ हो, फिर भी ऐसे लोगों का आगे जाके कहीं ना कहीं फंसने का बहुत चांस है। चाहे अप्लाई नहीं करना चाहिए, चाहे आगे आके आपको अगले 3 साल तक USCIS का कोई नोटिस नहीं आए, बट ऐसा बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए अभी सोच पाना कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और दिक्कत ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो 3 साल नहीं बचना इंपॉर्टेंट नहीं कि 3 साल में कुछ कमा तो लो, कुछ एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि एक बार आप पकड़े जाओगे तो ऑलमोस्ट मान के चलते हो कि इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लाइफ टाइम बैन फॉर यू टू गो बैक टू US। तो इससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप अभी ही वो डिसीजन ले लो। हो सकता है कि आपके इस कॉशियस स्टेप के चलते, ये जान के कि ये इस गलत चीज को इन्होंने आगे भी नहीं बढ़ाया, शायद एक थोड़ा सा चांस हो कि आपको कुछ एक्शन ना लिया जाए। ठीक है, अगेन छोड़ देंगे इसकी गारंटी नहीं है, आई डोंट नो, दैट्स इन हिस्ट्री, विल टॉक इन फ्यूचर
ऑफ टुडे एज हिस्ट्री की एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट हाँ, उस चीज को आप और 2x 4x लेके चलोगे तब तो आपके पकड़ाने के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस चाहे आपकी जानकारी में हो या नहीं, मैं ज्यादा जोर दे के ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ नहीं अप्लाई करने के लिए जिनको बिल्कुल नोन है कि किया है। और मैं थोड़ा जोर दे के, थोड़ा प्रेशर दे के उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो नहीं अवेयर हैं, टॉक टू योर एम्प्लॉयर्स, चाहे वो 1 हो 2 हो या 10 हो, सबसे बात करो कि ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस आपने मेरे लिए किए थे क्या या आपने किया नहीं। कुछ इनडायरेक्ट सोर्स से भी पता करो। आजकल कंपनीज का डिजिटल फुटप्रिंट और रिलेटेड कंपनीज रिलेटेड डायरेक्टर्स को पता कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो चूंकि ये आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि आप भले ही इसके बारे में अवेयर भी ना हो, लेकिन किसी ऐसी कंपनी के साथ यदि आप एंगेज हो जाएंगे आफ्टर H1 पिटीशन, जिसने ऐसा कोई भी कोल्यूजन किया है अभी या पिछले 4 साल में, 2020 से अभी तक, तो वो कंपनी तो मोस्ट प्रोबेबली बचने वाली है नहीं, क्योंकि ये स्क्रूटिनी इस साल से लेके पिछले साल जाएगी, पिछले साल जाएगी, पिछले साल जाएगी। कभी भी वो पकड़ा जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने एप्लीकेंट्स होंगे सब पे कुछ ना कुछ आँच आनी ही आनी है। और इसका वर्स्ट केस सिचुएशन ये हो सकता है कि जितने एप्लीकेंट्स होंगे उनमें से कई लोगों को, शायद सबको, आई डोंट नो, मैं निगेटिव नहीं बोलना चाहता, बट एज ए कॉशन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों से जितना दूर रहिए, ऐसे लोगों से रिलेशनशिप जितना जल्दी खत्म कर लीजिए उतना ज्यादा अच्छा है। तो उसके थ्रू H1 पिटीशन करने की बात तो बहुत दूर है, आपने तो रिलेशनशिप को आगे कर लिया, फिर आप सोचेंगे नहीं मैं H1 पिटीशन करा लेता हूँ, उसके बाद अगले साल मैं एम्प्लॉयर चेंज कर दूँ, उससे आपको कोई निजात नहीं मिलने वाली। आपका जड़ ही, रूट ही आपका अफेक्टेड हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, उससे आप कभी इसका मतलब आपने एक बार जो एम्प्लॉयर जो आपको मल्टीपल अप्लाई किया था, वो अगर इसको रूट नहीं हुई तो आप पकड़े जाओगे, आप चाहे कितना भी एम्प्लॉयर को आप चेंज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गूगल के लिए काम कर लो, आप फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर लो। ये जानना डिफिकल्ट नहीं होगा कि हमारे लिए कि किस के तहत हमें मिला है, मल्टीपल अप्लाई हुआ है या नहीं? यहाँ एक जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब तो वीजा लॉटरी रिलीज हो चुकी है, H1B वीजा, अब बहुत सारे लोगों के पास इनविटेशन है कि आप अप्लाई कीजिए। किन लोगों को डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए? कैसे वो श्योर हो सकते हैं कि यस ऐसे एप्लीकेंट्स, ये गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो न तो खुद उन्होंने अपनी मल्टीपल जैसे मैं 2-3 कैटेगरी में दूंगा। एक्चुअली शॉर्ट आंसर इज कि जिनका भी ये मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ रिलेटेड कंपनीज इस दायरे में जो भी नहीं आते हैं वो सारे फ्री है। तो मैं 2-3 एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे एक एप्लीकेंट हो सकता है जिसने किसी एक कंपनी के थ्रू ही अप्लाई किया है और उस कंपनी ने किसी और कंपनी से इस एप्लीकेंट का अप्लाई नहीं किया है H1 रजिस्ट्रेशन, तो वो बिल्कुल ही बहुत ही 1-to-1 केस है, उसको तो अप्लाई करना ही चाहिए। दूसरा केस हुआ कि किसी ने 3 कंपनीज को अप्लाई किया है, बट तीनों कंपनी ने 1-to-1 ही अप्लाई किया है, किसी कंपनी ने किसी एप्लीकेंट का मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं किया, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो जहां भी मल्टीपल एप्लीकेशंस एक रिसोर्स के थ्रू है, लेकिन कंपनी ने एम्प्लॉयर ने किसी एक एप्लीकेंट का खुद मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं डाला है थ्रू रिलेटेड कंपनीज, वहां फिर ग्रे एरिया आ जाता है। तो जहां तक वो नहीं है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक एग्जांपल दूंगा कि एक एप्लीकेंट हो सकता है जो 3 या 10 जितने भी एप्लीकेशंस हो, उन्होंने किसी सिस्टर कंपनी के थ्रू नहीं किया हो, बट कोई नोन कंपनीज हो जिसको रेफर किया हो कि भाई ये अच्छा है उसको ले लो। तो इवन इफ दोस कंपनीज नो ईच अदर, दे डोंट बिकम रिलेटेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई कोरिलेशन प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। अगेन मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कि कैसे कोरिलेशन होता नहीं होता, बट बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, बहुत सारे तरीके होते हैं कि ऑपरेशनली आपने कुछ कॉमन रिसोर्स शेयर किया या सेम 20 रिसोर्स उस पांचों, मतलब 5 ऐसी कंपनीज ले लो जिन्होंने 20 एप्लीकेंट्स के ही H1 रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए थे और चारों 20 सेम है। मतलब प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि ये यूनिक हो जाएगा? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसमें सीधा कंक्लूजन ये हुआ कि आपने रिलेटेड कंपनीज थी, यू टॉक टू ईच अदर, देन यू डिड इट पर्पसफुली, ताकि प्रोबेबिलिटी को जो है वो गलत ढंग से इसकी वो प्रभावित किया जाए, ठीक है। तो उसको एक कोलिजन लिया जाएगा, उसको एक गलत एंगल से लिया जाएगा कि दैट्स इलीगल एज पर यूएससीआईएस H1।